जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, तबीयत से सेट है, वीकेंड एंजॉय कर लिया। स्टार्ट करें क्लास। फ़ोन शून अपने बैग में डाल लें। ऑनलाइन वाले हज़रात सब साथ हैं? चलें जी, ठीक है जी, ठीक है। तो मुझे बताएं कि उम्मीद है कि यहाँ जो बैठे हुए और यहाँ जो बैठे हुए सब ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया हुआ है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो कुछ रिवाइज़ करवा देंगे मुझे प्लीज़? क्या बात की थी हमने कि सेल्स इंक्रीज भी हो सकती है, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वो किस तरीके से की जा सकती है? बाय इशूइंग डेबिट नोट या फिर कोई क्रेडिट नोट। और मैंने समझाया कैसे था आपको, मतलब अगर कोई रेफरेंस पॉइंट आपको चाहिए तो वो रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है? वो आपकी जो बेसिक एंट्री है ना, जब आप सेल रिकॉर्ड करते हैं या परचेज रिकॉर्ड करते हैं, वो जो बेसिक एंट्री है ना, वही आप लोगों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है या रेफरेंस का पॉइंट है। तो अगर सेल्स इंक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में कौन सा नोट, सप्लायर कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट इशू कर देगा। और अगर सप्लायर डेबिट नोट इशू कर देगा तो इस बात का मतलब यह है कि उसकी कॉपी बायर को भी दे देगा। बायर के लिए वही नोट काफी होगा अपने पास परचेज रिकॉर्ड करने के लिए, उतनी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली दोनों को नहीं करना चाहिए। एक बार एक पार्टी ने कर दिया तो वो काफी है, क्योंकि कॉपी उसके पास जाती है ना। और इसी तरह क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लायर कर रहा है, इसी तरह अगर रिटर्न कर रहा है बायर, बायर ने परचेज की हुई थी, बायर रिटर्न कर रहा है, तो बायर कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट? डेबिट नोट इशू करेगा, क्योंकि उसका क्रेडिटर कम हो रहा है। क्रेडिटर कम होता है डेबिट साइड पे जाके, तो नोट भी कौन सा? डेबिट नोट। तो अब इस बात का मतलब ये हुआ कि जब वो डेबिट नोट इशू कर देगा तो उसकी कॉपी एक अपने पास रख लेगा, कॉपी किसको भिजवा देगा? सप्लायर को। तो मतलब वो भी अपने पास उसको रिकॉर्ड कर लेगा, ये भी अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। यहाँ तक सारी बातें हम सबको समझ आती हैं। और ये जो मैंने एक समरी बनवाई थी, उम्मीद है कि सबने अपने पास ही नोट की हुई होगी, ठीक है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें हमने की थी कि यार कब किसको रिकॉर्ड करना है। अगर अनरजिस्टर्ड का केस होगा तो उस केस में अप्रूवल लेनी है किस बंदे की? ठीक है, जो इसमें फ्रॉड की पॉसिबिलिटी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है? आगे चलते हैं। कुछ ये पर्टिकुलर्स हैं, ये उसके अंदर होने चाहिए। ये रीजन क्या है, डेट क्या है, नंबर क्या है, कौन सी इनवॉइस थी, बढ़ गई है, कम हुई है, क्या हुआ है एट द एंड, मतलब रीजन क्या बनी है सारी इस सारे मामलात की, तो वो आपने बता देना होता है साथ में। अच्छा जी, आगे आ जाए, बढ़े आगे जी। चलें जी, एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी 180 दिन वाली, याद है? और 180 दिन वाली बात एक और जगह भी बताई थी। किस केस में? क्रेडिट परचेज या सेल के केस में पेमेंट कितने दिन में हो जानी चाहिए? अगर आप इनपुट क्लेम करना है तो पेमेंट 180 दिन के अंदर कर देना, और अगर पेमेंट 180 दिन के अंदर ना हुई तो क्या करेंगे इनपुट के साथ? रिवर्स कर देंगे। सवाल बाद में, सवाल बाद में, सवाल बाद में। अभी कॉन्सेप्ट की जो कॉन्टिन्यूटी चल रही है ना, इसको हम ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, ठीक है? सवाल बाद में इंशाल्लाह। आपका सवाल जैसा भी होगा ना, वो इस लेक्चर के तवस्सुल से, ठीक है? तो सर वो कहते ही है, कहते वेयर द सप्लायर हैज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर द आउटपुट टैक्स इन द सेल्स टैक्स रिटर्न। मतलब अगर एक सप्लायर ने सप्लाई की होगी तो उसने आउटपुट टैक्स तो अकाउंट फॉर कर लिया होगा ना। और होता ये है कि बाद में उसको नोट आ जाता है कि रिटर्न हो गई है, तो कौन सा नोट आ रहा होगा उसके पास? सोच के बताएं, सप्लायर के पास कौन सा नोट आ रहा होगा? सोच के बताएं फिर से, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट? अगर दूसरी पार्टी इशू कर रही है, सामने वाली पार्टी डेबिट नोट इशू करेगी। चीजें वापस आ रही हैं, चीजें वापस आ रही हैं, चीजें वापस आ रही हैं। कहता है कि अगर सप्लायर अपने पास ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुका है आउटपुट टैक्स अपनी एक सेल्स टैक्स की रिटर्न के अंदर, जिसके अगेंस्ट सप्लायर ने खुद डेबिट नोट इशू किया, कहते हैं वो उससे रिलेटेड इंक्रीज कर सकता है। ऐसा है, अगर सप्लायर की केस में बात करूं, सप्लायर डेबिट नोट इशू कर रहा है, विच मींस के डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कर रहा है, तो वो डेबिट नोट इशू करेगा, उससे अपनी लायबिलिटी। और अगर दूसरा रिवर्स सिनेरियो हो जाए, चीजें वापस आ रही हैं, क्रेडिट नोट मिल रहा है मुझे या डेबिट नोट मिल रहा है मुझे, चीजें वापस आ रही हैं तो डेबिट नोट मिल रहा होगा मुझे। हाँ, मुझे मेरा परचेजर जो मेरा बायर है वो डेबिट नोट दे रहा होगा, तो उस केस में मेरी लायबिलिटी कम इसलिए हो रही होगी क्योंकि चीजें ही रिटर्न होगी। जब चीजें रिटर्न होगी तो सप्लाई नहीं हुई, सप्लाई नहीं हुई तो आउटपुट टैक्स नहीं हुआ, आउटपुट टैक्स नहीं हुआ तो लायबिलिटी कम। बात समझ आ रही है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल जाता फिर? अच्छा सही है, कम है ये भी। तो कहता है कि इंक्रीज और जो है ना रिड्यूस उसके अंदर कर ले। किसके अंदर?
अपने आउटपुट टैक्स के अंदर, और उतनी ही अमाउंट से कर ले जितनी उस नोट के अंदर मेंशन है। जाहिर सी बात है, ऊपर भी पढ़ा के आया था पॉइंट में। तो वो कान को बस इधर उधर से पकड़ के बता रहे हैं कि अगर ये होगा तो ये कर लो, ये होगा तो ये कर लो, ठीक है ना, ऐसी बात है। ये लाइन पढ़ के बताएं, कहीं पढ़ी पढ़ी लग रही है? कहीं पे पढ़ी पढ़ी लग रही है? प्लीज, क्या एग्री करते हैं मेरे साथ आप लोग? हाँ, वो एक सेपरेट बात है। ये लाइन सही एग्री करते हैं इससे कि अगर अनरजिस्टर्ड का केस है तो उसमें अनरजिस्टर्ड तो न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना यार, उस बंदे ने तो टैक्स का कोई काम ही नहीं करना, वो तो पोर्टल पे ही नहीं आ रहा उसका नाम, ठीक है। नींद आ रही है? चलो चाय पी लिया करो सुबह आने से पहले। फिर भी आ रही है जी? हाँ हाँ, बिल्कुल इजाजत लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, बिल्कुल ऊपर पढ़ के आए थे ना, इजाजत लेनी पड़ेगी, तो वो तो लेनी पड़ेगी। अगर अनरजिस्टर्ड बंदा वापसी कर रहा है चीजें, और होता ये था कि एक्चुअल में वो चीजें वापसी नहीं होती थी, तो हमें पहले किसकी इजाजत लेनी है? कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया तो फिर जो मर्जी कर लो, ठीक है ना। क्योंकि एट द एंड जब टैक्स का ऑडिट खुलना है या टैक्स के आपके अफेयर्स का ऑडिट खुलेगा तो चेक करने वाला भी कमिश्नर ही होगा जो आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आप अभी कमिश्नर को राजी कर लें, अभी उसको अपने मामलात के ऊपर जो है वो सेटिस्फाई कर लें, तो उसका मतलब है कि मामला सही है। अच्छा, 180 दिन मैंने बताए थे कि यार उस पर्टिकुलर सप्लाई से या परचेज से रिलेटेड जो डेबिट या क्रेडिट नोट है वो कितने दिनों में इशू होना चाहिए? यार ये जरा लाइन पढ़ के बताएं, समझ आती है? आप लोगों को पढ़ने के लिए इसलिए बोलता हूं कि आप लोग उसको पढ़े और एग्री करें। मैंने तो वो बात बता दी होती है, लेकिन खुद पढ़ लेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। पढ़े बेटा, क्या कहना क्या चाह रहा है वो? द एडजस्टमेंट लीड टू रिडक्शन इन द आउटपुट टैक्स और इंक्रीज इन इनपुट टैक्स। अब इस बात को समझाना मकसद रह गया। मतलब चीजें आ रही हैं वापस, जब चीजें वापस आ जाती हैं तो मुझे बताइएगा, जो सप्लायर वाली पार्टी होती है, जो सप्लाई वाली साइड पे पार्टी होती है, उसका आउटपुट, और दूसरी साइड पे जो पार्टी होती है उसकी जब वो चीजें वापस कर देती है तो उसका इनपुट कम हो जाता है। अच्छा, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचिएगा जरा गौर से। परचेजेस ज्यादा हो तो गवर्नमेंट को फायदा है या परचेजेस कम हो तो गवर्नमेंट को फायदा है? परचेजेस नॉट सप्लाईज, परचेजेस ज्यादा हो तो गवर्नमेंट को फायदा होगा या परचेजेस कम होने पे गवर्नमेंट को? कम हो, क्योंकि कम परचेजेस होंगी तो इनपुट कम बनेगा, और जब आउटपुट के साथ एक कम इनपुट आके नेट होगा तो लायबिलिटी। ये मैथ समझ रहे हैं, बेसिक मैथ समझ रहे हैं? अब इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखिएगा आगे की बातों को समझने के लिए। वो कहता ये है कि जहां पे आउटपुट टैक्स रिड्यूस हो रहा हो, आउटपुट टैक्स किस केस में रिड्यूस होता है? जब सप्लाई वापस हो जाती है। सप्लाई वापस हो जाने का मतलब है आउटपुट टैक्स कम हो गया, गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। दूसरी तरफ आए, अब दूसरी पार्टी की तरफ आए, या किसी पार्टी का इनपुट इंक्रीज होता है तो, दो चीजें हैं, दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस है, सेम ट्रांजैक्शन नहीं है, बीच में और का वर्ड है, बात को गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि अगर आपका आउटपुट कम हो रहा है या आपका इनपुट बढ़ रहा है, इन दोनों सिनेरियो में नुकसान किसको हो रहा है? आउटपुट कम होगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, या इनपुट बढ़ गया तो भी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो रिलेटेड डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि कितने दिनों में होना चाहिए? 180 डेज में। और अगर उल्टा हो तो आपके लिए पूरी उम्र की छूट है, गवर्नमेंट को जब मर्जी फायदा दें। और बिल्कुल सही सवाल पूछा इन्होंने, बिल्कुल सही, आगे यही बात करने जाएगा कि यार अगर इसका उल्टा हो जाए तो, अगर गवर्नमेंट को नुकसान करा रहे हो तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी 180 दिन की, 180 दिन से 181 दिन भी हुए ना तो मामला खराब है, फिर कोई परचेज रिटर्न नहीं होगी, कोई सेल रिटर्न नहीं होगी। बट अगर 180 दिन, जो 180 दिन की जो लिमिट है, ये कब अप्लाई नहीं होगी? जब गवर्नमेंट को फायदा हो रहा होगा। और उसको फायदा किस केस में हो रहा होगा? जब आउटपुट बढ़ रहा होगा और इनपुट। मेरी बात आई समझ? गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है कि यार जो इंक्रीज इन इनपुट है और डिक्रीज इन आउटपुट है, इसको कितने दिनों के अंदर अकाउंट फॉर करो? 180 दिन के अंदर अकाउंट फॉर करो। तो अब जरा पढ़ के बताएं यार प्लीज। हो गया? पढ़े बगैर हो गया? पढ़े बगैर हो गया प्लीज यार। प्लीज बेटा प्लीज। कुछ आ रही बात समझ? ऑनलाइन वाले हज़रात मेरे साथ हैं?
अच्छा बेटा, थैंक यू याद करवाने के लिए। बताएं जी। अच्छा, मुझे बताएं कलेक्टर ऑफ टैक्स, अगर मैं एक बात करूं, कलेक्टर कौन होता है? इकट्ठा करने वाला, जमा करने वाला। कलेक्टर ऑफ टैक्स कौन है? एफबीआर है, कमिश्नर होगा, या गवर्नमेंट से मुंसलिक इदारे हैं। तो अगर कलेक्टर ऑफ टैक्स को ही कोई मसला ना हो, विच मींस के कमिश्नर को ही या गवर्नमेंट को या एफबीआर को ही मसला ना हो, तो 180 दिन का पीरियड जो है ये बढ़ाया जा सकता है, उनकी इजाजत से बढ़ाया जा सकता है। तो जरा ये लाइन भी पढ़ के बताएं। कहते हैं कि जहां पे कलेक्टर जो है आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, आप एक काम 180 दिन के अंदर करना था, आप करना भूल गए, अब आप मिन्नत करने जा रहे हैं कलेक्टर ऑफ टैक्स के पास, और उस बंदे ने एग्री कर लिया है कि हाँ चलो ठीक है कोई मसला नहीं, आपके पास जेन्युइन रीजन थी आपकी, तो कहता है कि उस दिन, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो जो टाइम पीरियड है हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं मजीद 180 दिन। 180 दिन का ओरिजिनल टाइम पीरियड था, हम उसको मजीद 180 दिन खींच सकते हैं अगर कलेक्टर ऑफ टैक्स इस चीज पे एग्री हो जाए तो। भाई जिसके पास पैसा जाना है उसी को मसला नहीं है, तो फिर किसको मसला होगा? आ रही बात समझ? मेरी बात आ रही समझ? ओके। ठीक है, जोर से नाश्ता नहीं करके आते ना सुबह सुबह, तो ये हाल होता है यार। कोई हेल्प कर दे अंदर से जाके उनकी। हमारे एक स्टूडेंट है, वो क्लास लेना चाह रहे हैं लेकिन वो क्लास के अंदर आ नहीं पा रहे। आ जाए चले। अच्छा जी, मेरी बात सुनेगा। एक चीज सप्लाई की थी, चीज वापस आ गई, और अब हम चाह रहे हैं कि चीज को दोबारा सप्लाई कर दें, तो इस केस में क्या करना चाहिए? एक आम जहन आपका क्या कहता है? सर दोबारा सप्लाई कर दें, कोई मसला है इसके अंदर? दोबारा आउटपुट टैक्स चार्ज कर दें और सामने वाली पार्टी दोबारा इनपुट टैक्स क्लेम कर लेगी। तो भाई इस बात को जरा पढ़ें। वो कहता है कि अगर गुड्स जो ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, रिटर्न हो चुकी थी, या उनकी सप्लाई कैंसिल हो चुकी थी, 10 चीजें बेची थी, 2 वापस आ चुकी थी, अब जो बायर है फिर से कह रहा है, कहता नहीं यार वो 2 भी भेज दो, डिमांड आ गई है फिर से 2 भेज दो, वापस इसलिए की थी, डिमांड नहीं थी, तुमने धक्के से भेज दी थी मुझे चीजें। कहता है कि अगर वो सब्सिक्वेंटली सप्लाई हो जाती हैं, एक बार चीज रिटर्न हो गई है लेकिन दोबारा से सप्लाई हो रही है उसकी, तो क्या करना है? दी सप्लायर शेल चार्ज दी सेल्स टैक्स इन द नॉर्मल मैनर। इन दी नॉर्मल मैनर का क्या मतलब होता है? वही आउटपुट और दूसरी तरफ बायर नॉर्मल मैनर में अपना इनपुट। कोई मसला है, कोई परेशानी है? ये बात ना भी बताता तो हम यही काम करते, ये बात ना भी बताता तो हम यही काम कर रहे होते। ठीक है, जब बाद में चीजें भेजते तो वो सेपरेट सप्लाई होती, सेपरेट इनवॉइस होती, सेपरेट इनवॉइस के ऊपर सेपरेट आउटपुट, सेपरेट इनपुट। ऐसा है, ऐसा ही है सर। क्लास में डेली लेट आना है? अच्छा चलो ठीक है, मैं पता रात से सोया ही नहीं, मैं सोने लगा था, मैं सोचा जो है ना अभी सो जाता हूँ 15-20 मिनट, लेकिन मुझे मेरी आदत का पता है, अगर मैं 15-20 मिनट सोता ना तो फिर मैं उठता 11-12 बजे। नहीं है ना, आप भी इतने बजे उठते? चले खैर है। तो जेन जी टीचर और जेन जी स्टूडेंट्स, कोई मसला नहीं जी। यार सो जाता हूँ जब टाइम मिलता है, बीच में सो जाते हैं थोड़ा बहुत। सर अगर इनपुट डिक्रीज हो और आउटपुट इंक्रीज हो, इस केस में कोई लिमिट होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? फायदा किसको है? भाई आपका इनपुट डिक्रीज हो रहा है विच मींस कि लायबिलिटी बढ़ रही है, और अगर आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है विच मींस लायबिलिटी बढ़ रही है। तो दोनों केसेस में फायदा किसको है? गवर्नमेंट को। यहां पे गवर्नमेंट कहेगी तुम्हारे पास ताहयात टाइम है, जिस दिन भी आना चाहो आगे ये एडजस्टमेंट पार कर लो, क्योंकि हमें नुकसान नहीं है ना इसके अंदर। हाँ, जिस केस में हमें नुकसान हो रहा था उसके अंदर हम मजीद एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे 180 दिन की। मेरी बात आ गई समझ? सब साथ हैं यार, ये सिनेरियो समझ आ गया। अब अगर इसके बाद अगर मैं आप लोगों के सामने 6 से 7 नंबर का एक पास पेपर का सवाल रखूं, और रीसेंट सवाल है वो, चले मेरा ख्याल है कि आप लोग रेडी हो चुके हैं। सर ये 2025 का पास पेपर है, मार्च का, मार्च 2025 आपकी एक अटेम्प्ट छोड़ के, लास्ट वाली अटेम्प्ट छोड़ के उससे पहले का सवाल है। तो अगर आप लोग ये करने में कामयाब हो गए या इसको समझने में कामयाब हो गए, इसका मतलब है कि हमारा पास पेपर का लेवल है ना। तो मैंने जो पहले भी सवालत कराए हैं बीच बीच में, वो सब पास पेपर से करवाए हैं जी। ऑनलाइन वाले हजरात, हम कर सकते हैं इसको स्टार्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरे नोट्स में अवेलेबल है, आंसर भी अवेलेबल है, क्वेश्चन भी अवेलेबल है। एक बार कंफर्म करते हैं मुझे प्लीज़। चलें जी।
सर वो कहता क्या है? वसीम एंड सन्स हैं जिसका नाम उसने क्या रखा है? WS। WS एक रजिस्टर्ड पर्सन है किसके अंदर? मतलब कि ये बंदा इनवॉइस इशू करने का अहल है, ये बंदा इनवॉइस इशू। आप लोगों ने ना मुझे सिर्फ जवाब देने हैं, किताबें पेंसिलें छोड़ दें, अपने जहन को चलाएं और मुझे सिर्फ जवाब दे देगा, मेरे लिए वो काफ़ी है। बाकी घर में जाके इसका आंसर भी देख लेगा, सबको देख लेगा। और कहता है कि इसने ना कुछ चीज़ें बेची हैं, इसने कुछ चीज़ें सोल्ड की हैं, सोल्ड टैक्सेबल गुड्स टू। ये टैक्सेबल गुड्स बताने का क्या मतलब है? कि ये टैक्सेबल सप्लाई है, विच मीन्स इसके ऊपर टैक्स चार्ज होना है। यहाँ पे होती है एग्जाम्प्ट गुड्स, तो फिर ये सवाल बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। सही है, सवाल की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि ना टैक्स है, ना कोई इनपुट क्लेम करने वाला इनपुट क्लेम कर सकता है, तो सवाल ही ना बनता। तो टैक्सेबल गुड्स समझ आ रहा है? ओके। कब सप्लाई की है बताएं जी। अब सिनेरियो ये होगा कि चीजें वापस की होंगी, तो मुझे बताएं ये फेब का महीना बताने की जरूरत क्यों पड़ी उसको? कि चेक करने के लिए कि ऐसा ना हो कि कहीं पे चीजें जो रिटर्न हो रही हैं वो 180 दिन के बाद हो रही हैं। बात आ रही है समझ? तो अपनी गट्स फीलिंग पे जरा यकीन करें और आगे बढ़ें। अच्छा जी, कहते हैं कि ये मुख्तलिफ सिचुएशंस मैंने आपको दी हुई हैं, ये इंडिपेंडेंट केसेस हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। सही है, और आपने मुझे बताना क्या क्या है, रिक्वायरमेंट को गौर से समझिएगा प्लीज। कहते हैं कि स्पेसिफाई कर दो कि WS ने और HS ने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इशू करना है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड, विच मीन्स के यार देखें ना नीचे क्या हो रहा है, उसने चीजें वापस कर दी हैं, रिटर्न गुड्स, ठीक है, यहां पे रिटर्न गुड्स, तो कहने का मतलब चीजें वापसी हो रही हैं। बताओ कि WS जो सप्लायर है और HS जो बायर है, बताओ इन दोनों पार्टीज ने ये नीचे जो मैंने इंडिपेंडेंट सिनेरियोज दिए हुए हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे। कहीं पे किसी एक को रजिस्टर करवा देगा, दूसरे को अनरजिस्टर्ड, कहीं पे किसी एक को रजिस्टर करवाएगा, दूसरे को अनरजिस्टर्ड। मेरी बात आ रही समझ? कहीं पे वो 180 दिन से आगे चला जाएगा, ये मुख्तलिफ सिनेरियोज लेके आएगा। तो इसी के 6 नंबर है। अच्छा, और कहते हैं कि दूसरी चीज मुझे ये बताओ इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या कोई इंपैक्ट नहीं होगा ऑन सेल्स टैक्स। भाई सेल्स टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? तो बात ये नहीं हो रही यहां पे कि आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, इनपुट, बात ये नहीं हो रही कि इनपुट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बात ये हो रही है कि मुझे बताओ अल्टीमेटली किसी भी चीज के फ्लक्चुएट होने से, इंक्रीज या डिक्रीज होने से नेट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। अगर मैं आपसे बोलूं इनपुट कम हो रहा है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉरी, कम हो रहा है तो लायबिलिटी कम होगी ना? नहीं, आपने सही कहा है। जब इनपुट कम होगा तो लायबिलिटी, और जब आउटपुट कम होगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब आ रही बात समझ किस तरह से सोचना है? अच्छा जी, ये नीचे उसने कॉलम बना के दिए हुए आप लोग की आसानी के लिए। इसका जी यार ये लिखा हुआ है ना, ये देखें इंपैक्ट क्या है, ये उसने खुद बताया हुआ क्या आंसर देना है। या तो आप लिखेंगे इंक्रीज, या तो आप लिखेंगे डिक्रीज, या आप लिखेंगे नो इफेक्ट। ये आप लिखेंगे इन कॉलम्स में। मेरी बात आ रही समझ? और ये जो पहले 2 कॉलम्स है इनमें क्या लिखना है? डॉक्यूमेंट कौन सा इशू करेंगे भाई, यहां लिख देंगे डेबिट नोट, यहां लिख देंगे क्रेडिट नोट। मेरी बात आ रही समझ? ओके, तो अब आ जाए एक एक करके सिनेरियो को पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोग कहेंगे मैं वैसे वैसे इसको फिल करता जाऊंगा। इसी फॉर्मेट में आंसर भी करना था। ये देखिए इसी फॉर्मेट में एग्जामिनर ने भी आंसर दिया हुआ, लेकिन ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा नहीं। चले जी, पहला सिनेरियो कहते हैं कि HS जो कि बायर है वो रजिस्टर्ड है अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड बायर नहीं है, वो वाला सिनेरियो नहीं है। कहते हैं कि इसने ना 25% गुड्स जो हैं वो वापस कर दिए जुलाई में। यहां से याद रखिएगा फरवरी, यहां से याद रखिएगा जुलाई, विद इन 180 डेज के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आ रहा है। चले आप लोगों की आसानी के लिए हम मान लेते हैं कि 28 फेब से ऑनवर्ड्स काउंट कर लेते हैं। हम फेब का कोई दिन उसने स्पेसिफाई किया नहीं है, वो पूरा महीने का हिसाब इसलिए लिया है कि उसको पता है यार यहां से अगर 28 फेब से भी स्टार्ट कर लिया ना, और यहां से अगर 31 जुलाई पे भी चला गया तब भी 180 दिन के अंदर ही आ रहा है। तो उसने आपकी आसानी के लिए दिन स्पेसिफाई नहीं किया। अब बताएं जी मुझे, विच नोट रिक्वायर्ड टू बी इशूड? डेबिट नोट कौन इशू करेगा? HS जो है इस बंदे ने रिटर्न की हैं गुड्स, मतलब इस बंदे ने जब गुड्स को रिटर्न किया है तो इसका क्रेडिटर कम होता है, तो डेबिट से कम होता है। तो ये कौन सा नोट इशू कर रहा होगा? एग्रीड? डेबिट नोट इशू करने के बाद
जब इसकी परचेजेस कम हो गई हैं, परचेजेस कम होने का मतलब यह है कि इसका इनपुट कम होने का मतलब है कि इसकी लायबिलिटी, क्या हम ऐसे सोच सकते हैं? ऐसे आंसर देख लेते हैं यार, क्या उसने आंसर में ये बात की हुई है? ऐसा है? बताएं, अब इसका बताएं, WS का बताएं भाई, बताएं मुझे। नोट कौन सा इशू करना है इसने? क्यों नहीं, क्यों नहीं? रिप्लाई में इशू नहीं करना बेटा, रिप्लाई में इशू नहीं करना। रिस्पॉन्स में उसने एक कॉपी भेज दी है उसको, ये बात मैंने कल ही पढ़ाई थी। रिस्पॉन्स में एक उसने कॉपी अपने पास रिटेन की है, एक कॉपी उसको भेज दी है कि तुम भी अपने रिकॉर्ड्स में रख लो, मैं भी अपने रिकॉर्ड्स में रख लेता हूं। ठीक है, इसको कोई नोट इशू करने की जरूरत है? नहीं, कोई नोट इशू करने की जरूरत नहीं है, ना ही वो अनरजिस्टर्ड बायर है, और वैसे भी उसने डेबिट नोट जब इशू कर दिया तुम्हारे पास कॉपी पहुंच गई, तो तुम्हें कोई नोट इशू नहीं करना। ओके, बताएं इसकी लायबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? डिक्रीज क्यों होगी? सप्लाई वापस हो चुकी है, सप्लाई रिटर्न हो गई, इसका मतलब आउटपुट। चलें जी, आपको 1.5 नंबर दे दिया मैंने इसका। जिसने, देखिए आपकी ये जो है ना, वो सेल्फ इवेल्युएशन होनी चाहिए कि आप कितने पानी में, आपको खुद पता चलेगा। मैं यहाँ बैठा, सब बोल तो रहे, लेकिन मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? तो इंसान को अपनी इवेल्युएशन खुद से करनी चाहिए, कौन कितने पानी में। करें करें, बिल्कुल मैं टाइम दूंगा जी। ये सेकंड वाला आप लोग करके दिखाएं मुझे यार, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, प्लीज यार। सेकंड वाले का आंसर बेटा मुझे एक ही उसमें मैसेज में टाइप कर देगा ऑनलाइन वाले हजरात। मैं आपके इंतजार का, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। हो गया? लेता हूं आंसर, लेता हूं, रुक जाए 1 मिनट। एक ही मैसेज में यार इब्राहिम, सब एक ही मैसेज में करें यार, अलग अलग करेंगे फिर मैं आपका आंसर वो जमा करता ही रह जाऊंगा। सर HS जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं है। जब एक बायर रजिस्टर्ड नहीं होता तो वो नोट इशू कर देता होता है? नहीं सर, वो नोट इशू नहीं करता। तो ये तो सीधी सी बात है। अच्छा, ये नन लिखने के भी, NONE, ये नन लिखने के भी मार्क्स हैं भाई। ऐसा नहीं कि पेपर में छोड़ के आ जाएगा, इसने करना ही नहीं तो कुछ लिखेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे चले, आप लोग की आसानी के लिए क्या लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को पता तो हो यार कि इसने नहीं करना तो उसकी रीजन क्या है। ओके, अब बताएं कौन इशू करेगा? WS इशू करेगा क्रेडिट नोट एंड शुड सॉट प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। लेकिन इस क्योंकि उसने सवाल में ऐसी कोई चीज नहीं पूछी हुई, सिंपल ये पूछा नोट बताओ और इंपैक्ट बता दो, तो हम उतनी ही बात करेंगे। ये नहीं बोलेंगे हमें ज्यादा आता है, क्योंकि ज्यादा लिखने के मार्क्स है नहीं, तो टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये जरूर है कि आपके पास कॉन्सेप्ट पूरा है। तो बताएं कौन सा नोट? क्रेडिट नोट हो गया, और इसके बाद लायबिलिटी पे इंपैक्ट बताएं यार। चलें आप लोग की आसानी के लिए पूछता हूं, चीजें रिटर्न हुई हैं? चीजें तो रिटर्न हुई हैं। जो सप्लायर है उसका आउटपुट कम हुआ होगा, उस पर एग्री करते हैं आप लोग? इसको मैं क्या कर रहा हूं, और इसका HS का बताएं। नो इफेक्ट क्यों भाई? अनरजिस्टर्ड है, न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना, ना आउटपुट है ना इनपुट है, तो नो इंपैक्ट। एग्रीड? नो इफेक्ट। आंसर से मैच कर लेते हैं क्या? अरे नो इफेक्ट नन एक ही बात होगी ना, मतलब। अरे सॉरी भाई, सॉरी, गलती होगी हमसे। हमने वो लिखा है जो एग्जामिनर ने बोला, ठीक है, हमने वो लिखा है। बेटा अपनी इवैल्यूएशन खुद से करते रहेगा। अच्छा, थर्ड का बता दें यार प्लीज। ये देख लें, फरवरी देख लिएगा और यहां सितंबर देख लिएगा। मैं अभी आपको एक चीज समझा के आया हूं, उसको जहन में रखिएगा। गवर्नमेंट का फायदा जहन में रखिएगा, नुकसान जहन में रखिएगा। अब जरा पढ़ लें एक बार, टाइम ले लें, 1 मिनट का टाइम ले लें, इसको पढ़ लें एक बार। यार HS रजिस्टर्ड भी है और उसने 25% गुड्स वापस कर दी हैं, लेकिन सितंबर में की हैं।
सितंबर बताने का क्या मकसद है? 180 डेज जो है वो, मतलब अगर आप 28 फेब से भी काउंट करना शुरू करें ना, मतलब एक बच्चा जो पेपर में कंफ्यूज हो गया और वो चाह रहा है कि यार मुझे 180 दिन ही काउंट करने हैं और दिन स्पेसिफाई नहीं किए हुए, वो 180 दिन काउंट भी शुरू करे ना तो वो अगस्त में पूरे हो जाते हैं। मेरी बात आ रही है समझ? तो इसका मतलब है कि सितंबर में जब वापसी हो रही है, और सितंबर में वापसी होने की वजह से हो क्या रहा है, अब यहां पे देखिएगा, सितंबर में वापसी हो रही है भाई, एक पार्टी की परचेज कम हो रही है, एक पार्टी जो बायर है, बायर वाली पार्टी कौन है? एचएस की परचेज कम हो रही है, उसका इनपुट कम हो रहा है, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? परचेज कम हो रही है, इनपुट कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को? फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट यहां पे किसी किस्म का कोई रोना नहीं करेगी। बायर का आउटपुट, बायर का आउटपुट, बायर का आउटपुट। अब सुनिएगा, सप्लायर, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब जरा गौर से सुने। पहले तो मुझे बताएं ना जरा, इसका जो एचएस का जो इंपैक्ट है, ये जो बायर है, इसकी परचेज कम हो रही है, इसकी परचेज कम होने से इसका इनपुट कम, इसका इनपुट कम से इसकी लायबिलिटी ज्यादा, गवर्नमेंट को फायदा। तो यहां पे लिखेंगे एचएस की लायबिलिटी 180 दिन का इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। ठीक है, अब इस बंदे ने नोट इशू करना है या नहीं करना? हाँ ये तो कर देगा, हाँ ये तो कर देगा। ये जो एचएस है, ये जो एचएस है, ये तो नोट इशू कर देगा, नहीं करेगा? ये अपनी तरफ से तो डेबिट नोट इशू, इसके डेबिट नोट इशू करने से होगा पता क्या, इसका क्रेडिटर कम हो जाएगा, चीजें वापस। देखो एज अ अकाउंटेंट एक अलग सोच होती है, और टैक्स वाला बन के अगर सोचोगे तो चीज अलग है। आपको ना बहुत जगह पे खुला तजाद नजर आएगा टैक्स वाले में और अकाउंटेंट में, और ऐसा है। हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन किसी और तरह से पढ़ी होगी, यहाँ पे हम किसी और तरह से कंप्यूट करेंगे। आप लोग IAS 38 में, FAR 2 में, इंटेंजिबल्स के केस में किसी और तरह से चीजें मोटाइज कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप किसी और तरह से कर रहे होंगे। टैक्स वाला बहुत सारी प्रोविजंस को मानता ही नहीं है, बल्कि किसी भी प्रोविजन को नहीं मानता। जो आप बैड डेट की प्रोविजन बनाते हैं, जो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाते हैं, इस तरह की किसी चीज को नहीं मानता। ये चलता है प्योरली कैश बेसिस के ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट से, मतलब बिजनेस वैसे अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं यहाँ पे भी, बट कहने का मतलब बहुत सारा खुला तजाद है दोनों के अंदर। टैक्स के अपने एक स्टैंडर्ड लॉज हैं, और अकाउंटिंग आपको पता है कि ना क्या होती है, जजमेंटल होती है, एस्टिमेट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो एस्टिमेशन बेसिस पे चल रहा होता है। तो टैक्स वाला पूरे मुल्क के लिए अब हर बंदे के एस्टिमेट को देखने नहीं जाएगा, उसने एक स्टैंडर्ड रूल ऑफ लॉ बना दिया, इसके ऊपर चलो तुम। तो हाँ, अकाउंटेंट जो है वो अपने पास जब रिकॉर्ड कर रहा होगा, वो तो रिटर्न रिकॉर्ड करेगा, जैसे बिजनेस में नॉर्मली परचेज रिटर्न हो जाती है, वो भी रिकॉर्ड कर लेगा, और सप्लायर अपनी सप्लाई भी कम कर देगा। लेकिन टैक्स वाले ने क्या बोला, अगर 180 दिन के अंदर अंदर करना है, मतलब मुझे नुकसान हो रहा है तो 180 दिन के अंदर अंदर करो। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो काम हम कर चुके हैं, यहां पे तो टैक्स को नुकसान नहीं हो रहा ना, डिपार्टमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, तो ये करने की इजाजत दे दी कि हाँ ए बायर, तुम अपनी लायबिलिटी को क्या कर लो, इंक्रीज कर लो। अब बताएं जहां पे उसको नुकसान होने जा रहा है, नुकसान किस तरफ होने जा रहा है? सप्लायर की तरफ से नुकसान कैसे होता? आउटपुट कम होता, आउटपुट कम होता और उसकी लायबिलिटी कम हो जाती। और दिन देखें कहां पे जा रहे हैं, 180 दिन एक्सीड हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ये चीज रिकॉर्ड ही नहीं करने देंगे। अकाउंटेंट तो रिकॉर्ड कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, मैं एग्री करता हूं, लेकिन टैक्स वाला इसको रिकॉर्ड करने, तो इसकी लायबिलिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई इंपैक्ट, मेरी बात आ रही समझ? और ये कोई नोट भी इशू नहीं करेगा। यार एग्री करते हैं प्लीज? जी बेटा, चौथे केस पे भी आया ही नहीं हूं मैं, अभी तो मैं आया नहीं चौथे केस पे। 31 + 30 + 31 + 30 + 31, बेटा ये तो अगस्त में ही पूरे हो गए हैं, कैसे आ सकते हैं? अब्दुल्ला मेरी बात आ रही है समझ? 180 दिन के अंदर अंदर ये नहीं है, ये तो अगस्त में ही पूरे हो गए, तकरीबन 27-28 को। चलें जी, ठीक है, समझ आ गई ना मेरी बात? वो 183 पे जा रहा था, 183 मतलब अगर मैं 30 दिन उसके अगस्त के भी डाल लूँ तो एक्सीड कर रहा है वो। चलें जी।
परचेज कम करने से जब इनपुट कम होगा तो नेट पे आपका जो लायबिलिटी बनती है आउटपुट से नेट होने के बाद, चलें इसको जरा और आसान कर देता हूं आपके लिए। ये देखें जरा, एक छोटी सी चीज देखें, आपका आउटपुट था 100 रुपए, दूसरे केस में भी सेम आपका आउटपुट था 100 रुपए। एक तरफ आपका इनपुट है 50 रुपए का, दूसरी तरफ आपका इनपुट है 40 रुपए का। अभी फॉर द टाइम बीइंग इस चीज को भूल जाएं, यहां पे बताएं नेट पे कितनी लायबिलिटी बन रही है? 50 की लायबिलिटी बन रही है। जैसे ही मैंने आपका इनपुट कम किया, 50 से 40 किया, नेट पे लायबिलिटी कितने की बन रही है? किसको फायदा हो रहा है? हो रहा है गवर्नमेंट को फायदा बेटा। तो इस तरह से गवर्नमेंट देखती है कि परचेजेस से गवर्नमेंट को नुकसान है। वापिस आए, चले जी फोर्थ केस। फोर्थ सिनेरियो ये सर जी, पास पेपर करने में ज़्यादा मज़ा आता है मेरे ख्याल आप लोगों को, तो इसी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, लाइक पूरा हफ्ता न्यूमेरिकल्स पे लगाएंगे इसके, फिर आप लोग चीते हो जाएंगे। फिर हम ये आने वाले 19 तारीख वाला जो हमारा मॉक है, इसके अंदर मैं चैप्टर 17-18 के ऊपर एक न्यूमेरिकल टेस्ट कर लूँगा, ठीक है? चलें, सही है जी। 19 को मौका देना है? चलें, पिकनिक पे तो नहीं आना? पिकनिक पे भी जा रहे हैं ना? क्यों? अगर जाना तो मैं नहीं लूँगा, मतलब अगर कलेक्टिवली तुम लोग बोलो तो मैं नहीं लूँगा। 20 को कर लूँगा मैं मॉक, 20 को कर लूँगा जी। हाँ संडे को है, संडे को है। चलें जी, खैर आगे आ जाए प्लीज़ बातें करवा लो यार। ये बताएं ज़रा देख के, अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड का मतलब समझते हैं? मतलब एक चीज़ थी 10 रुपए की, उसको अगर मैं 8 रुपए लिख के दिखा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, और अगर मैं उसको 12 लिख के दिखा रहा हूं तो हमें ना अंडरस्टेट करना है चीज को, ना ओवरस्टेट करना है। जो चीज जितने की है हमें वही दिखानी है। अब जरा इस बात को पढ़ें और बताएं प्लीज यार, 2 मिनट का टाइम ले लें। डू यू नो द लिटरल मीनिंग ऑफ अंडरस्टेटमेंट एंड ओवरस्टेटमेंट? बस वही है, वही बताया मैंने बच्चों को। अंडरस्टेटमेंट होता है कम करके दिखाना और ओवरस्टेटमेंट ज़्यादा करके दिखाना। सर क्या करना है बताएं जी? इधर देखें, इधर देखना जी। भाई सिंपल सी बात है यार, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ना, और उससे रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स टैक्स। ऑब्वियसली सेल टैक्स वैल्यू सप्लाई के ऊपर आया है ना। जब वैल्यू सप्लाई कम दिखा दिया आपने तो सेल टैक्स भी कम हुआ ये कि इरोनियसली अंडरस्टेट हो गया, कम दिखाया गया है। और ये ईमानदार बंदा था, कौन? हमारा सप्लायर वसीम एंड सन्स, ये ईमानदार थे। इन्होंने बोला नहीं यार, हमसे ज़रा कम टैक्स दे दिया गया है, तो हम इसको पूरा टैक्स हमें जो है ना, ड्यू टैक्स जितना बनता है वो देना चाहिए गवर्नमेंट को। बताएं जी, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? जब गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है तो इससे रिलेटेड जो भी अच्छा काम है वो तुम जब चाहो कर लो। तो जून होता या ना होता इससे फर्क ना पड़ता। अच्छा काम था तो मुझे बताएं, डेबिट नोट है क्रेडिट नोट? जब डेबिट नोट इस बंदे ने इशू कर दिया, क्या इस पार्टी को कुछ इशू करने की जरूरत है? एचएस को नहीं, इसको की कोई चीज इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने कर दिया, कॉपी इसके पास आ जाएगी। अच्छा, लायबिलिटी का बताएं, डब्ल्यूएस की लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज? क्रीज ना, इंक्रीज ना डिक्रीज, क्रीज। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। वो टॉपर्स कह रहे होते हैं इंक्रीज या डिक्रीज पे, वो एंड पे जो बैक बेंचर होते हैं वो क्रीज। तो ऐसे नहीं चलेगा प्लीज। इंक्रीज या डिक्रीज? चले और बताएं दूसरे की। क्यों भाई इसकी अगर देखें, एचएस की लायबिलिटी नहीं, उस बंदे की परचेज भी तो है। ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंगली बताएगा थोड़ी। देखें, एक बंदे की अगर सप्लाई है, दूसरे बंदे की परचेज भी तो वही अमाउंट है ना यार। मतलब मैं बोलूं मैंने इसे, वो बोले मैंने 100 की बेची है, वो बोले नहीं मैंने 80 की खरीदी है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो मुझे बताएं कि इम्पैक्ट दोनों जगह आना चाहिए ना। तो क्योंकि इस बंदे ने परचेजेस ज्यादा कर ली हैं, अब परचेज ज्यादा होगी, परचेज से इनपुट ज्यादा तो लायबिलिटी। जी बेटा,
मुझे बताएं यहां पे आंखें किसकी खुली हैं? WS की आंखें खुली हैं, इसने गलती को आइडेंटिफाई किया है, ये बंदा सही करना चाह रहा है, तो जो बंदा सही करना चाह रहा है वो नोट इशू कर दे। द वैल्यू ऑफ सप्लाई और कॉरेस्पॉन्डिंग सेल टैक्स बाय WS। तो अब जिसने गलती की है सुधारेगा कौन? वही सुधारेगा ना बेटा, जिसने गलती की है वही सुधारेगा ना। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं पढ़ूं इसको, नेगेटिव थिंकिंग ना लेके आऊं, तो मुझे यही समझ आ रहा है कि WS सही करना चाह रहा है इस चीज को। ठीक है, तो ऐसा है। मैं समझ रहा हूं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर खाली लिखा हुआ है कि उसमें अंडरस्टैंडेड बाय WS, तो वो इम्प्लाई नहीं करता फिर WS ने अंडरस्टैंड किया, बाकी HST पास रह गया होगा। नहीं, ऐसे नहीं करता ना, जो इनवॉइस इशू हुई है उसी में मसला है। अच्छा, मैं बेटा बातें नहीं। मैं उसके पर्सपेक्टिव सोच रहा हूं कि इनवॉइस असल में मैं ये सोच रहा हूं कि देखिए मैं बताता हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, मेरी बात सुनेगा। बायर को हाँ पता है बिल्कुल कि उसने चीज़ महंगी खरीदी थी, लेकिन नॉर्मली जब बिजनेस में चीज़ें रिकॉर्ड होती है ना, एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। फाइनेंस वालों को नहीं पता चीज़ कितने की आई है, उनके पास तो सिर्फ इनवॉइस उनके टेबल पे पड़ी हुई है, जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जो इनवॉइस उठा रहा है और पंच कर रहा है सिस्टम के अंदर, और इतने की चीज़ हमने खरीदी है, उसको थोड़ी पता है पैकेट में कितने की चीज़ खरीदी है। तो नॉर्मली यही एज्यूम किया जाएगा कि जितने की इनवॉइस के ऊपर वैल्यू पंच थी उतनी ही वैल्यू उसने भी रिकॉर्ड कर ली। आ रही है मेरी बात समझ? क्योंकि कंपनीज के अंदर प्रैक्टिकली प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कोई और है, रिकॉर्ड करने वाला फिर कोई और है, उसको बाद में देखने वाला कोई और है, इस्तेमाल करने वाला कोई और है, तो ये सारे मामला हैं। तो हमने बाय डिफॉल्ट सोचना होता है, जहां में नेगेटिवली उसने नहीं एज्यूम करवाया, कुछ नहीं सोचना। लास्ट का बताएं मुझे प्लीज, फिफ्थ का। बेटा WS की लायबिलिटी थर्ड केस में इसलिए इंक्रीज नहीं हो रही क्योंकि वहां पे नुकसान किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, और 180 दिन गुजर चुके हैं, सितंबर आ चुका है। ठीक है, ये फेब और सितंबर का कंपैरिजन करना है, ऐसा है। अगर HS नॉट रजिस्टर्ड होता तो फिर ये इशू ही ना कर पाता कोई नोट, ये नोट इशू ही ना कर पाता, और ये ना इशू कर पाता, दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा था तो वो भी ना इशू कर पाता, तो बिल्कुल नन। आ रही बात समझ? अब आए जरा फिफ्थ वाले पे यार प्लीज। ये इस ऊपर वाले का रिवर्सल है एज इट इज। वैसे अगर एक सही कर लिया तो दूसरे के मुफ्त के नंबर है। क्या करना चाहिए यार बता दें फिर। यार वैल्यू ऑफ सप्लाई और ये ज़्यादा हो गई थी, ओवरस्टेट हो गई थी, तो ठीक है, अगर ओवरस्टेट हो गई थी, अब हम इसको सही करना चाह रहे हैं। अगर ये 180 दिन गुजर जाते तो फिर नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट को इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। लेकिन क्योंकि हम जून तक हैं, अभी 180 दिन का टाइम फ्रेम हमने क्रॉस नहीं किया, तो अब हम इस चीज को पर्टिकुलरली ठीक कर सकते हैं, विच मीन्स कि अब यहां पे इशू करेंगे क्रेडिट नोट। ये ना भी करे तो कोई मसला नहीं है। ये देखें बेटा WS लिखा हुआ है, तो ये कर लेगा काफी है, मतलब एक बंदा कर ले तो काफी है। यहां पे क्या लिख दूं मैं? बताएं जी, इसकी और इसकी ऐसा है। मेरी बात आ रही है समझ यार? इस चीज के नंबर थे, ये देखें, आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी एग्जामिनर ने। दोनों चीजों को कंपेयर करें, बोला ये भी इशू कर दे, ये भी इशू कर दे। कोई एक भी कर देता तो सही था, लेकिन दोनों ने कर दिए तो भी ठीक है। ऊपर वाले में भी दोनों कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। जितनी अमाउंट का ये इशू करेगा उतनी ही अमाउंट का वो भी करेगा, बात एक ही है जी। वो उनका सेपरेट सवाल था, वो इस सवाल से लिंक नहीं है जी। बेटा यहां तक सब साथ है मेरे यार? एग्री करते हैं आप एग्री करते हैं सारे? सर प्लीज सब। बेटा ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजीद भी आ जाएगा, टेंशन नहीं ले। चले वापस आए। ये 2.5 जो है मैं छोड़ रहा हूं फिलहाल। अब मुझे बताएं जी, की टेकअवेज। 180 दिन वाला रूल तब अप्लाई नहीं होता जब गवर्नमेंट को फायदा हो रहा हो। गवर्नमेंट को फायदा तब होता है जब डिक्रीज इन इनपुट हो और इंक्रीज इन। तो क्या ये बात सही लिखी हुई है? देखिएगा, नॉट एप्लीकेबल। और एप्लीकेबल तब होता है जब गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा हो। नुकसान तब होता है जब इनपुट इंक्रीज हो रहा हो और आउटपुट ओके। कहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। क्या आपको पता है कि जो गुड्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती हैं
अगर वो चीज़ें रिटर्न हो जाएं, वापस आ जाए, अगर वो चीज़ें वापस आ जाएं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की, तो भाई उनको दोबारा बेचना चाहिए, दोबारा फ्रॉड करके बेचना चाहिए, या उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? तो एक अच्छे कानून के तहत तो उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। कहते हैं कि वेयर एनी गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर, बायर कोई चीज़ें आपको वापस करता है ऑन द ग्राउंड्स दैट द सेम आर अनफिट फॉर कंजम्पशन, मतलब सही नहीं है ना, इस्तेमाल नहीं की जा सकती, एक्सपायर गुड्स हैं ऐसे समझ लें, एंड आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द सप्लायर, ठीक है, एंड आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द सप्लायर। अब बात यह कि ये गुड्स डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग कलेक्टर ऑफ द सेल्स टैक्स, जो उस रेलिवेंट जुरिस्डिक्शन का है। जुरिस्डिक्शन मींस एरिया, मतलब देखिए जितने अब कराची इतना बड़ा है, अब इसमें एक कमिश्नर नहीं होगा, यहाँ पे एरिया वाइज जो है मल्टीपल कमिश्नर्स होंगे, तो आप जिस पर्टिकुलर एरिया में फॉल करते हैं वहां पे जो आपसे पर्टेनिंग कमिश्नर है या कलेक्टर ऑफ सेल्स टैक्स है उसकी इजाजत ले लें और फिर क्या करें इसको, फिर आप क्या करें इसको, फिर आप इसको डिस्ट्रॉय कर दें। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि क्या समझा जाएगा, फिर ये सप्लाई हो गई है, फिर क्या समझा जाएगा ये, और अगर आप ये काम कर रहे हैं परमिशन लेके तो आउटपुट कम से कम नहीं देना पड़ेगा। आ रही बात समझ? तो कहते हैं कि अंडर द सुपरविजन ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर होगा जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। नहीं, इनपुट तो ऑब्वियसली आप परचेज करके आए थे, वो तो आप तब दे चुके थे, वो तो आप दे चुके थे। बात ये हो रही है कि अगर आप इसको छुपा के कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देते और कल को पता चलता तो सप्लाई में आ जाती। आप चाहते हैं कि आउटपुट टैक्स ना चार्ज हो, इस तरह से आपने क्या ले ली है, परमिशन ले ली है कि भाई देख लो ये चीजें खराब हो गई थी बड़ी बड़ी, ये ना समझना कल को कि ये सप्लाई हो गई है, तो इसके ऊपर कोई आउटपुट नहीं है। बेजरर सा सेक्शन है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इनपुट हम क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल जी। सेल नहीं कर सकते ना इनको, सेल नहीं कर सकते ना इनको दोबारा, क्योंकि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। अब ये बात पढ़ लें, नोट 1 जी। नो 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 नो, जब चीजें वापस हुई हैं क्योंकि वो अनफिट फॉर कंजम्पशन है, तो बस सिंपल। क्या मैं बायर नहीं था, क्या मैं बायर नहीं था उन चीजों का? जब मैंने परचेज की होगी क्या तब मैंने इनपुट क्लेम नहीं किया होगा? सपोज करें मैंने जनवरी में कोई चीज परचेज की है, तो क्या जनवरी की रिटर्न में इनपुट क्लेम कर लिया होगा? अब वो 4 महीने बाद जाके चीजें खराब हो रही हैं, अब मुझे असूलन तो बेचनी थी तो आउटपुट चार्ज करना था, लेकिन क्योंकि मैं उनको बेच नहीं पा रहा, क्योंकि वो चीजें वापस आ चुकी हैं मेरे पास और वो चीजें इस काबिल भी नहीं है कि दोबारा मैं बेच सकूं, इसका मतलब है कि अब उनको डिस्ट्रॉय करना है। तो डिस्ट्रॉय करना है तो किसकी परमिशन और किसके होते हुए करना है? असिस्टेंट कलेक्टर के होते हुए करना है। बेटा इजाजत ले ही इसलिए ले रहे हैं, इजाजत ले ही इसलिए रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पे खड़े हो देख लो कि हमारी चीजें जाया हो गई। बेटा वो क्लेम कर चुके ना उसका फायदा हम क्लेम कर चुके उस पर्टिकुलर रिटर्न में। जाएं जरा जनवरी की रिटर्न में वापस पीछे, आप वो फायदा ले चुके थे, हम कोई फायदा रिवर्स नहीं कर रहे आपका। हाँ, जो आपके ऊपर चार्ज लगना था आउटपुट का वो हम कह रहे हैं कि अब आप वो ना दो, क्योंकि आपकी गुड्स ही क्या हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। आगे आए जी मजीद। आ जाए मसला नहीं। इनपुट टैक्स, क्या जानते हैं इनपुट टैक्स के बारे में आप लोग? क्या होता है? जब आपने चीजें परचेज की होती हैं तो आप इनपुट टैक्स पे करके आए होते हैं, मतलब आप टैक्स पे करके आए होते हैं, सेल्स टैक्स, जो आप क्लेम कर लेते हैं अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। पहले बताएं आउटपुट टैक्स सबको समझ आ गया? जो उसमें कॉन्सेप्ट था सबको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी इनपुट टैक्स की। कहता है कि ये वही टैक्स होता है जो गुड्स को सप्लाई करते हुए लगता है। टैक्स तो वही है ऑब्वियसली, एक तरफ यही टैक्स आउटपुट बन जाता है और दूसरी तरफ यही बायर का टैक्स इनपुट बन जाता है। सप्लायर का आउटपुट होता है और बायर का इनपुट होता है। अच्छा, कहता है कि वही टैक्स है जो इंपोर्ट करते वक्त आप दे के आते हैं, ऐसा है? मुझे बताएं, अगर 3rd शेड्यूल की आइटम्स हैं इंपोर्ट की हुई हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई किससे कम नहीं हो सकती? फेल। 130% ऑफ कस्टम असेस्ड वैल्यू। अच्छा ठीक है, समझ आ गई बात। मुझे बताएं कि अगर 4x4 पिकअप ट्रक है, ठीक है, मुझे बताएं अगर इंपोर्ट किया कोई डॉग एंड कैट फूड तो रेट कितना लगेगा?
25% लगेगा, क्योंकि इंपोर्ट है और थर्ड शेड्यूल की आइटम है, तो 25% वाला रेट है इसके लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर लोकली अगर आपने टूथपेस्ट वगैरह या इस तरह की शेविंग क्रीम्स वगैरह बनाएंगे तो 18% है इनकी सप्लाई के ऊपर। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आपने जो है वो ज्वेलरी के आइटम्स इंपोर्ट किए हैं तो रेट कितना है? 25% है। लेकिन ये रिटेल वाले नहीं है, ये दूसरी लिस्ट है, ये अदर देन रिटेल वाली लिस्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे बताएं एक्सपोर्ट कर दी अगर आपने चीज़ें, उससे रिलेटेड इनपुट का क्या करते हैं? नहीं, आउटपुट तो 0% कर देते हैं, इनपुट का क्या करते हैं? रिफंड कर। अगर एक बंदा सप्लाई करता है रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड तो कितना? 22 या 18 जमा 4? 18 जमा 4 ऐसा बॉटम लाइन। यहाँ तक सब साथ है, यहाँ तक सब साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ आप लोगों को समझ आ जाएंगी। ऑनलाइन वाले हजरात, ये सवाल जवाब का जो सिलसिला है ये जारी रहना चाहिए। चलें सर, ये आप लोगों को टाइम मिले ना अगर, तो ये वाला डब्बा पढ़ लीजिएगा। ये इंशाल्लाह मैं आपको पूरे बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आएगा नहीं है, तो जो चीज़ आएगी नहीं मैं उसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा। सर जी वापस क्या आपको ये सेक्शन कहीं पे पढ़ा हुआ लग रहा है? अगर आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दिखाने पड़ते हैं भाई। टैक्सेबल परचेज के केस में इनवॉइस, अगर आपने ऑक्शन में चीज़ें परचेज किया ट्रेजरी चलान, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया तो गुड डिक्लेरेशन, कुछ ऐसी चीज़ें। यार ये देख लें यार, याद आ गया? एडवांस पेमेंट रिसीट आ रहा है, अगर आपने एडवांस दिया हुआ है, और एडवांस पेमेंट रिसीट टैक्स के सिनेरियो में इज एज इक्वल टू टैक्स इनवॉइस। क्या ये बातें आ रही है समझ? वो वाली इनवॉइस जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ हो। पेपर में 3 से 4 नंबरों के लिए पूछ सकता है कि बताओ एक बंदे ने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके पास, तो क्या आप ये 3-4 नंबर के लिए बता देंगे या कहेंगे सर ने पढ़ाया ही नहीं था? ठीक है सर, जैसा आपका दिल करे। अगर गुड्स इंपोर्ट की हैं तो गुड्स डिक्लेरेशन, अगर गुड्स ऑक्शन में परचेज की हैं तो ट्रेजरी चलान, अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया तो एडवांस पेमेंट रिसीट, और अगर आपने नॉर्मली पाकिस्तान में टैक्सेबल सप्लाई वगैरह इस तरह की चीज़ें यहीं से खरीदी थी तो सिंपली आपकी जो टैक्स इनवॉइस होगी जिसके ऊपर आपका नाम और आपका ये लिखा होना चाहिए, तो ये चीज़ें दिखाने के बाद आप इनपुट टैक्स अपना क्लेम कर सकते हैं। एग्रीड? ओके। कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़ाई थी मैंने जिनके ऊपर इनपुट इनएडमिसिबल हो जाता था, इनपुट जाया हो जाता था, एक्सपायर हो जाता था। हाँ, एग्जेम्प्ट तो है, वो तो एक सेपरेट चीज़ है, वो तो एक सेपरेट चीज़ है कि अगर आपने सप्लाई एग्जेम्प्ट कर दी। कुछ ऐसी हरकतें आप करते थे जिसकी वजह से ही होता था। अगर पेमेंट 50,000 से ज्यादा की है और आपने कर दी बाय कैश तो आप इनपुट क्लेम। अच्छा, और अगर पेमेंट है 50,000 से ज्यादा लेकिन वो है किसी यूटिलिटी बिल की तो आप कर सकते हैं। यहां तक एग्री करते हैं? अच्छा, एक मैंने और कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी कभी ना जो पेमेंट हम करते हैं वो कैश में भी हो जाती है और इन काइंड भी हो जाती है। इन काइंड की मिसाल है कोई आपके पास? ठीक है, इन काइंड आप बता दें बेटा। कोई गुड्स देनी, मतलब मेरे से कोई पैसे लेने आया है मेरे बिजनेस पे और मैंने उसको पैसे ऐसे दिए कि यार कुछ सामान ले जाओ और कुछ जो है ना मेरे से पैसे ले जाओ, गुड्स ले जाओ और कुछ पैसे, या मैंने उसको गोल्ड दे दिया या सिल्वर दे दिया, मतलब इन काइंड भी ट्रांजेक्शन की है। और अब यहां पे ना एक रूल समझ लिएगा, ये बात मैंने ऊपर नहीं पढ़ाई थी, यहां पे आके ये बात कंप्लीट हो रही है। पहली तो बात सिंपल है कि अगर 50,000 से ज्यादा, ऊपर हम पढ़ के आए थे, ज्यादा है तो कहां पे? बाय बैंक। यूटिलिटी की है 50 से ज्यादा, कोई मसला नहीं, कर लो। कहता है कि अगर आपने पेमेंट की है कैश में भी और इन काइंड में भी, अब ट्रांजैक्शन की अमाउंट इतनी है जी, ट्रांजैक्शन की अमाउंट है 80,000 रुपये। आ रही बात समझ? आपने इसके 2 हिस्से किए, 40,000 रुपये की आपने दे दी गुड्स और 40,000 आपने किस में दे दिया? बताएं जी। अभी तक जो आप पढ़ के आए हैं उसकी बेसिस पे ये जो 40,000 का कैश है ये आप इन कैश फॉर्म दे सकते हैं? अभी तक जो आप पढ़ के आए हैं उस बेसिस पे, क्योंकि 50,000 से कम है ये, क्योंकि 50,000 से कम है तो आप कैश में दे सकते हैं। लेकिन अब उसकी एक्सेप्शन सुन लिएगा, उसने बोला कि अगर आपने
इन कैश और इन काइंड पेमेंट की, इवन दो बैलेंसिंग फिगर आपकी 50,000 से कम भी क्यों ना हो, यह आपको किस तरह से करनी है, बैंक से करनी है। अगर इन काइंड ट्रांजैक्शन की है, विच मींस कि अगर आपने पैसे भी दिए थे साथ में गुड्स भी दी थी, या इन काइंड ट्रांजैक्शन की है, तो भाई इस केस में अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर कैश की 50,000 से कम भी है तो वो कहां से देनी है, बैंक से देनी है। ये प्रोविजन ज़हन में आ गई आप लोगों के। नॉर्मल सिनेरियो आपको पढ़ा के आ चुका हूं मैं कि सारे का सारा ही अगर आप कैश दे रहे हैं, इन काइंड पेमेंट नहीं कर रहे, सारे का सारा ही आप कैश दे रहे हैं, तो 50 से कम है तो दे दो कैश, 50 से ज्यादा तो बैंक से। यूटिलिटी है 50 से ज्यादा है तो दे दो, कोई मसला नहीं है। बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप इन काइंड पेमेंट कर रहे हैं तो इन काइंड के सिनेरियो में आपको जो पैसा इवन जो बैलेंसिंग बचता है वो 50 से कम भी क्यों ना हो, तो कैसे देना है, बाय बैंकिंग चैनल। क्या हो सकता है, खुद से सोचें जरा। नहीं ऐसा नहीं है, अरे क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की कोई मिसाल दें बेटा, ऑनलाइन वाले जरा चेक हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट है वो, IBFT कह लें, इंटरबैंक फंड ट्रांसफर कर लें, अपनी एप्लीकेशन से बैठे हुए चेक दे दें किसी को, तो मेरे ख्याल यही सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो भाई वो कहता है कि अगर बैलेंसिंग आपका कम भी है तो भी, ये एग्जांपल अपने पास यहाँ पे नोट कर लें प्लीज, ऑनलाइन वाले हजरात। यूटिलिटी के केस में जितना भी पैसा है आप कैश से दे सकते हैं, भले ज्यादा हो भले कम हो, ठीक है। चेक हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, जी बिल्कुल। क्या नहीं, सब नहीं करवाते ना, लोग लाइनों में लगे होते हैं, कैश में जमा करवा रहे होते हैं, तो ये तो जिनको अकल है वो घर बैठे कर लेते हैं ना। अब इस बात को पढ़ लीजिएगा, कहते हैं कि जहां पे सम रिसीव्ड इन इज पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड, जहां पे इस तरह का हिसाब किताब होगा ना, कहता है कि द सेम ट्रांजैक्शन वुड अलाउड, तभी अलाउ की जाएगी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये जरूर सामने रखनी है आपने, अगर आपने उस पर्टिकुलर पेमेंट जो की है उसका इनपुट क्लेम करना है तो। क्या क्या, ये जो गुड्स दी हैं ये किस तरह की होनी चाहिए, ये गुड्स रिप्रेजेंट करती हो कि ये टैक्सेबल गुड्स हैं। कहते हैं कि जो गुड्स आपने रिसीव की हैं वो आपके रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि हाँ इतनी चीज़ें मिली थी इसके बदले में, दो बातें। और तीसरी बात कि जो आपकी बैलेंसिंग पेमेंट है इवन वो 50,000 से लेस भी क्यों ना हो, वो होनी कैसे चाहिए, वो बैंक से होनी चाहिए। आ रही बात समझ। एक छोटी सी प्रोविजन थी, 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है, उसी को फिर मैंने कैश में तोड़ा और उसको मैंने इन काइंड में तोड़ा। कैश वाला हिसाब आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इन काइंड वाला हिसाब मैंने बताया कि अगर आप इन काइंड में जा रहे हैं तो जो चीज़ें भी साथ में देनी है, जो गुड्स भी देनी है, वो रिप्रेजेंट करती हो कि ये टैक्सेबल गुड्स हैं, एग्जेम्प्ट नहीं है। और जो गुड्स हैं ये आपके रिकॉर्ड्स में आनी चाहिए कि हाँ हमने ये चीज़ें इसके मुकाबले में ये वाली चीज़ें हमें वसूल हुई हैं या पैसे आने थे, चीज़ें आ गई हैं। और तीसरी चीज़ वो वाया बैंक होनी चाहिए। आगे बात समझ प्लीज बेटा, इसको अपने पास नोट कर ले। बेटा अगर एग्जेम्प्ट गुड दिया है, देखें अब सवाल आया, सर अगर ये गुड्स जो आपने दी हैं बदले में अगर ये एग्जेम्प्ट होती तो फिर होता क्या, फिर इनपुट नहीं मिलता बेटा, फिर इनपुट नहीं मिलता। क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूं ना सारी, ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको इनपुट क्या करवा दिया जाए, एडमिसिबल करवा दिया जाए, अलाउ करवा दिया जाए। लेकिन अगर आप इसके खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर आपका इनपुट क्या हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। one of the most and utmost important section of the whole sales tax, input tax inadmissible। जिसको ये नहीं आता उसको न्यूमेरिकल नहीं आता, जिसको ये नहीं आता उसको न्यूमेरिकल नहीं आता। सॉरी टू से, लेकिन आप लोग को ये करके ही जाना पड़ेगा न्यूमेरिकल करने के लिए। क्योंकि होगा क्या, आपको बहुत सारी परचेजेस करवाएगा पेपर के अंदर,
ये भी परचेज किया, वो भी परचेज किया, वो भी परचेज किया और वो भी परचेज किया, जो आप जिंदगी में नहीं सोच सकते आपने वो भी परचेज कर लिया। लेकिन क्या टैक्स वाले ने उसके ऊपर इनपुट अलाउ किया हुआ है या नहीं किया हुआ? अगर ये सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मेरी बात आ रही समझ? अब इसमें होगा क्या, गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी बातें की होंगी कि अगर ये कर लिया तो इनपुट नहीं देंगे, ये कर लिया तो इनपुट नहीं देंगे, ये कर लिया तो इनपुट नहीं देंगे। और ये किया क्यों है गवर्नमेंट ने? अपने फायदे के लिए, ताकि इनपुट जितना हो सकता है कम से कम बनाओ, ताकि लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बने। मेरी बात आ रही समझ? तो अब ये सेक्शन आप लोग के सामने, जिसको ये सेक्शन नहीं आता उसको न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नहीं आएगा, ठीक है? इसका मतलब ये है ना कि इंशाल्लाह अगर आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, उल्टा समझे ना आप लोग जी। ये तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, मतलब इसको आप रट्टा नहीं मारेंगे, लेकिन ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कोई चीज़ आपके सामने आ जाए तो आपको पता हो। जी ऑनलाइन वाले ज़रा प्लीज़। गुलाम हैदर, आपका आंसर मिल गया आपका? जी सर, चलें अब बात को सुनना आप लोगों ने गौर से। कुछ ट्रांजैक्शंस उसने ऐसी बताई हैं कि कब कब आप लोगों को इनपुट इनएडमिसिबल हो जाएगा। इनपुट इनएडमिसिबल का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या होता है कि आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। इनपुट क्लेम नहीं कर सकते विच मीन्स कि आपका जब लायबिलिटी है इनपुट क्लेम ही नहीं करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी ना, सिंपल इज दैट। चलें आ जाए, कहते हैं कि एक रजिस्टर्ड बंदा शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स, जो उसने दिया होगा किस किस के ऊपर। लिस्ट बनाते जाते हैं अपने हाथ से इंशाल्लाह, तो चीजें आसान होती जाएंगी। इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल या इनएडमिसिबल। लेक्चर नंबर कौन सा है आज? लेक्चर नंबर है जी 14। इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल। पढ़ाता जाता हूं, लिखवाता जाता हूं। वो वाली गुड्स या सर्विसेज विच आर नॉट यूज्ड और नॉट टू बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। क्या ये बात मैंने पहले की है? क्या ये बात मैंने इससे पहले कभी की हुई है? आपने चीजें परचेज की, रॉ मटेरियल परचेज किया, उससे आपने मुख्तलिफ चीजें बनाई। मैं एक एग्जांपल आपको ना बहुत पहले मैं इसकी बुनियाद रख के आ चुका हूं। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, उससे आपने बनाई गुड्स। गुड्स आपने बनाई दो तरह की, एक बनाई एग्जेम्प्ट, दूसरी बनाई टैक्सेबल। टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड जितना भी इनपुट था वो तो आपको क्लेम करने की इजाजत होगी, एग्रीड और नॉट। और जो भी इनपुट आपका लगा एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड वो आपको क्लेम करने की इजाजत। आ रही है बात समझ? तो अब इस बात को जरा पढ़ें, वो क्या कहना चाह रहा है। कहता है कि आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज जिसके लिए आप टैक्स पे करके आ चुके हैं और अल्टीमेटली वो इस्तेमाल नहीं हुई, किसके अंदर? वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। इसका मतलब है कि किसके लिए इस्तेमाल हुई होंगी? फिर एग्जेम्प्ट के लिए इस्तेमाल हुई। अब बात यह है कि टैक्सेबल सप्लाई के अंदर दोनों आती हैं, टैक्सेबल इटसेल्फ भी आती है, लोकल भी आती है और जीरो रेटेड भी आती है। जीरो रेटेड भी टैक्सेबल ही होती है, लेकिन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 0%। और लोकल वाली भी टैक्सेबल होती है, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%। मेरे भाई आप साथ हैं? आप साथ हैं? ओके। तो जो चीज टैक्सेबल सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड हो, उसके लिए आप जो भी इनपुट पे करके आए थे वो क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम एक पॉइंट लिख सकते हैं अपने पास, गुड्स एंड सर्विसेज used for exempt supplies। यहां इसको अदर वर्ड्स में अगर मैं लिखना चाहूं, विच आर नॉट यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, ऐसा है। एक पॉइंट लिख लें अपने पास,
3 से 4 पॉइंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज, बाकी कल पढ़ने के बाद हम फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे डायरेक्ट। हाँ ये लास्ट इनपुट है, इसके बाद मैं क्या ही पढ़ाऊँगा। और हाँ इनपुट टैक्स टेक्निकल थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको बस साथ साथ समझिएगा ज़रूर, ठीक है। आज और कल का दिन लगाएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल करने के काबिल हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये न्यूमेरिकल का, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। अभी तक आपने बेसिक जो है ना ओवरव्यू लिया है पूरे न्यूमेरिकल की स्ट्रक्चर का, अब जो उसकी निटिग्रिटीज हैं वो आएंगी। अच्छा जी, कहते हैं कि वो वाली गुड्स जिनके ऊपर आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स दे के आ चुके हो। एक्स्ट्रा टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? वो कितना हो सकता है एक्स्ट्रा? फर्दर नहीं, फर्दर अलग है, एक्स्ट्रा अलग है। एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है उन गुड्स के ऊपर जिनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करना है, अभी तक किया नहीं है किसी के ऊपर। और वो कितना हो सकता है मैक्सिमम? 18 हो सकता है। 18 तो है, 18 मजीद हो सकता है। अब बात ये है कि जिनके ऊपर आप एक्स्ट्रा टैक्स पे करके आ चुके हैं ना, उनके ऊपर आप इनपुट क्लेम, बस एक रूल बना दिया तो बना दिया, इसको अपने पास नोट कर लें। गुड्स ऑन विच जिसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स आपने पे कर दिया, ठीक है बेटा। कहते हैं कि वो वाली गुड्स और सर्विसेज जिसके ऊपर बोर्ड ने जो है स्पेसिफाई कर दिया है। ये बहुत ही वेग सा पॉइंट है, इसको मैं सेपरेटली नहीं लिखवा रहा क्योंकि ये इस तरह की बातें हर जगह वो करता है। वेग का मतलब ये कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, मतलब अब बोर्ड ने ना अपनी आसानी के लिए बोल दी है बात। अब इस बात को पढ़ के ना मैं किसी स्पेसिफिक गुड के ऊपर जा नहीं सकता। देखें ये एक लूप होल है ना गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट ने जब दोबारा कोई नई चीज़ निकालनी होगी, ऐड करनी होगी, वो इसके तहत ऐड कर देगी, ठीक है। तो ये कोई सेपरेट या स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, इससे मैं किसी गुड के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। अच्छा आगे चलें। कहते हैं कि वो वाली गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द रिस्पेक्टिव सप्लायर। अब बात को गौर से सुनना है भाई, सप्लायर का काम क्या था? सप्लायर का काम क्या था? सप्लाई चेन में आए, सप्लायर ने चीजें बेची हैं नेक्स्ट पार्टी को, भाई इस बंदे से इनपुट क्लेम किया, इस बंदे से टैक्स कलेक्ट किया, जिस बंदे से टैक्स को कलेक्ट किया है इससे कलेक्ट करके देना किसको था? गवर्नमेंट को। इस बंदे की परचेज थी, इस बंदे की परचेज थी, इस बंदे का इनपुट था, ये जा रहा है अपनी इनपुट अपने टैक्स की रिटर्न में इनपुट क्लेम करने। जब ये इनपुट क्लेम करने गया ना, इसको पता चला कि वो जो सप्लायर है उसने मुझसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया ही नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी इसको कि भाई तुम्हारा पैसा मेरे तक अभी पहुंचा नहीं है जो तुमने पे किया है, तो मैं तुम्हें इनपुट भी क्लेम करने नहीं दूंगा। बात समझ आ रही है? कहता है कि जिस पर्टिकुलर सप्लाई, चाहे वो गुड की हो चाहे वो सर्विस की हो, जिस पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर टैक्स सप्लायर ने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं दिया, उसके ऊपर बायर इनपुट क्लेम, बायर को ये चीज अलाउ नहीं है कि वो इनपुट क्लेम करे उस पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर या उस पर्टिकुलर परचेज के ऊपर जिसके ऊपर सप्लायर ने टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं दिया। 2-3 बार रिपीट करने का मकसद ही होता है, जिन में बैठ जाए। अब बताता हूं, इसके आगे भी बताता हूं, आगे भी बताता हूं, पहले ये नोट कर लें पॉइंट, इसके बाद भी बताता हूं। बायर शेल not be allowed to claim input tax on purchases on which tax has not been deposited इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय सप्लायर। अब बात को जरा गौर से सुनेगा सर, इसको फिर इसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ फाइनल की है लेकिन इसको लिख लें, साथ साथ समझा देता हूँ। देखिए एक बायर जब सप्लायर से चीज़ परचेज करता है ना,
वो इस बेसिस पे ही रजिस्टर्ड बंदे के साथ डील कर रहा होता है कि यार मेरा जो दिया हुआ टैक्स है ना गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है। इसी बेसिस पे डील करूंगा ना आपके साथ कि मेरा दिया हुआ टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है और मैं इस इनपुट टैक्स को अपने रिटर्न में क्लेम कर लूंगा कल। अच्छा, अब इसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है? पूरा महीना आपने सेल किया, पूरा महीना आपने परचेज किया, पूरा महीना गुजर गया, सपोज कर ले फरवरी का पूरा महीना गुजर गया, डन। सप्लायर का काम पता है क्या है? सप्लायर का काम है एक फॉर्म सबमिट करवाना, एक फॉर्म सबमिट करवाना जिस फॉर्म का नाम है फॉर्म सी। ये जो फॉर्म है ना, ये सप्लायर अगले महीने की 10 तारीख तक सबमिट करवाता है, उस पर्टिकुलर मंथ के नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक सबमिट करवाता है। जब सप्लायर ये वाला फॉर्म सबमिट करवा देता है ना, विच मीन कि सप्लायर इस फॉर्म में क्या डिक्लेयर करता है? सप्लायर इस फॉर्म में ये डिक्लेयर करता है कि मैंने किस किस बंदे को सप्लाई की है, किस किस बंदे को सप्लाई की है, पार्टी ए बी सी डी ई एफ जी, इतनी इतनी सप्लाई की, इतना इतना इनपुट टैक्स मैंने क्लेम किया। एक फॉर्म बनाया, आपके जहन में आ गया, सप्लायर ने ये फॉर्म एफबीआर की साइट पे जाके इशू कर दिया, अपने अपने नंबर के अगेंस्ट उसने कर दिया। अब सुनिएगा, अब मुझे बताएगा बायर की जो ड्यू डेट है वो क्या है? 18 है ना, रिटर्न फाइल करने की डेट 18 है। अब बायर जाएगा अपनी रिटर्न फाइल करने, 10 तारीख तक जिम्मेदारी है सप्लायर की कि वो एक फॉर्म वहां पे सबमिट करवा दे, उस फॉर्म के अंदर डिक्लेयर करे कि मैंने इतनी इतनी सेल्स की हैं। बायर की जो रिटर्न की डेट है ना सबमिट करवाने की, वो है अगले महीने की 18, उसी महीने की 18, विच मींस कि अभी 8 दिन का गैप है। बायर जाएगा अपनी परचेजेस डालेगा, अपनी परचेजेस डालेगा, इनवॉइस नंबर डालेगा, जो इनवॉइस नंबर इसने डाला होगा ऑब्वियसली वही इनवॉइस नंबर उस बंदे ने भी डाला होगा ना, इनवॉइस तो एक ही है दोनों के बीच में। यहां पे सिस्टम दोनों को क्या करेगा? क्रॉस वेरीफाई करेगा कि भाई जो बंदा यहां पे ये बायर जिस परचेज का इनपुट क्लेम कर रहा है, क्या सप्लायर ने अपने उस फॉर्म के अंदर वो आउटपुट दिखाया या नहीं दिखाया? बात समझ आ गई है किस तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है दोनों बंदों की? अब ये बात यहां लिखी भी नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने पॉइंट लिखवाया आप लोगों को। तो ये पूरा अक्रूअल बेसिस पे होता है, अगर सबने हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली अक्रूअल बेसिस, इस बंदे की सेल है, उस बंदे की परचेज है, पेमेंट होने का ताल्लुक इससे नहीं है, पेमेंट के लिए टाइम फ्रेम अलग है 180 दिन का। बात समझ आइए किस तरह से मैकेनिज्म वर्क कर रहा है कि सप्लायर एक फॉर्म सबमिट करता है जिसके अंदर बताता है कि मैंने इस बंदे ने मुझसे परचेज की थी, आके मैंने इससे टैक्स लिया है, देखो ये देखो मेरा आउटपुट टैक्स में दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो अगर 180 दिन में पे नहीं किया तो पूरा रिवर्स हो जाएगा ना। हाँ तो वो तो दोनों का रिवर्स होगा, वो तो रिवर्स हो जाएगा, वहां से इनपुट रिवर्स हो जाएगा, पेमेंट ना करने से इनपुट, वो सेपरेट सेक्शन हो गया। यहां सप्लायर क्या बोल रहा है कि भाई मैंने इस बंदे से इतना टैक्स कलेक्ट कर लिया था, ये लो गवर्नमेंट तुम्हारे खजाने में जमा करवा दिया, और उधर से बायर जाके क्या कर रहा है? बायर जाके उसी इनपुट को अपने पास क्लेम कर रहा है। दोनों का जब कोड मैच हो जाएगा तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा। अब सपोज करें सवाल आता है सर अगर कोड मैच ना हुआ, क्या पता फेक इनवॉइस हो, क्या पता इसने गलत यहां पे इनपुट क्लेम किया हो, लेकिन बायर ऐसा करेगा नहीं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि सप्लायर वहां पे डिक्लेयर करना भूल गया हो, तो भाई यहां से बायर जो है कॉल करेगा कि भाई तुम वहां पे अपने उस पर्टिकुलर फॉर्म में ये सप्लाई शो करवाओ, मैंने तुम्हें टैक्स दिया था तुम वहां पे शो करवाओ। ये कम देखिए एफबीआर ने मैकेनिज्म कैसा बनाया है, इनपुट किसको क्लेम नहीं करने दे रहा, इनपुट बायर को क्लेम नहीं करने दे रहा, नुकसान किसका हो रहा है? बायर का हो रहा है। तो भाई बायर अपना नुकसान नहीं होने देगा, बायर अपना नुकसान नहीं होने देगा, वो इन एनी केस सप्लायर को कॉल करेगा, उसको बोलेगा कि भाई तुम अपने इस फॉर्म सी के अंदर ये सप्लाई दिखाओ, तुम पूरे का पूरा आउटपुट दिखाओ, क्योंकि मुझे क्लेम नहीं करने दे रहा है एफबीआर। ठीक है, तो बर्डन इसके ऊपर डाला है, लेकिन अल्टीमेटली वहां से आउटपुट भी गवर्नमेंट पूरा ले रही है। अब आइए बात समझ कि ये किस तरह से जो है चीजें वर्क कर रही हैं। बेटा अगर देखें आप, अब बात है कि सप्लायर ने नहीं दिया, गवर्नमेंट आपको तब इनपुट क्लेम करने देगी जब गवर्नमेंट को पहले खुद पैसा पहुंच गया हो। बिना आउटपुट के गवर्नमेंट इनपुट नहीं देगी। ये पॉइंट इसलिए तो डाले कि जिस सप्लायर ने आपका अपना आउटपुट ही नहीं दिया था तो हम आपको इनपुट क्यों दें उसके ऊपर? जब पैसा ही हमारे तक नहीं पहुंचा तो हमसे फायदा लेने क्यों आए हो तुम? बात समझ आइए। अगर ये बात समझ आ गई है तो प्लीज यार सारे थम्स अप कर दें एक बार। ओके मेरे भाई, आपको बेटा ओके, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, समझ आई मेरी बात? ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज। क्या एक ही बच्चे को समझ आई है?
2, बाकी सो रहे हैं सब, 3, 4, आगे। अच्छा जी, तो ये 3 बातें हमने पढ़ ली हैं। और ये देख लें यार एक चौथी बात, ये तो समझ आता है सबको, ये तो मामूली सी बात है कि फेक इनवॉइस होगी तो उसके ऊपर हम आपको इनपुट नहीं अलाउ करेंगे। 4th बात है फेक इनवॉइस। चलें जी, मेरा ख्याल है सबको समझ आ गया, बाकी की बातें इंशाल्लाह हम कल करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।